हेलो एवरीवन, लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम्स। मैं सुनील अभिव्यक्ति दिल्ली मुखर्जी नगर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस ब्रांड न्यू चैनल पर, जिस पर अब आप ये एक बहुत बड़े उद्देश्य के साथ, याद रखिएगा, एक बहुत बड़े उद्देश्य के साथ मैं आप सबका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। और उद्देश्य ये है कि उत्तर प्रदेश पीसीएस, याद रखिएगा, अभी प्राथमिक उद्देश्य अपना यही है, मोटो है हमारा कि उत्तर प्रदेश पीसीएस का सिलेबस यूपीएससी के एक डिट्टो यानी हूबहू, आप याद रखिएगा, यूपीएससी के जैसा हो चुका है। और यूपीएससी में 2013 में जब यह सिलेबस आया था, जो 2018 में यूपीएससी में इंट्रोड्यूस किया गया, याद रखिएगा, ये जो सिलेबस 13 में यूपीएससी में आया और आपके यहां पर अब आ रहा है यानी यूपी में, तो 13 से अगर आप यूपीएससी में हिंदी माध्यम के सक्सेस रेट को देखेंगे, हिंदी माध्यम के सक्सेस रेट को देखेंगे, तो वह लगातार गिरता 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 गया। इनफैक्ट वर्तमान में, मैं मुखर्जी नगर में रहता हूं, अभी आप मेरे बारे में आगे जानेंगे अबाउट मी सेक्शन में, यानी लगातार मुख्य परीक्षा इंटरव्यू दे रहे बच्चे, सिलेक्टेड बच्चे वही मेरे कांटेक्ट में रहते हैं। मैं उन सब का मतलब, आप ये मान के चलिए, उन सब के बीच में रहते हुए यह बात मैं प्रामाणिक रूप से आपसे कह रहा हूं, और आप सबने भी विभिन्न चैनलों के माध्यम से यह देखा होगा कि रिजल्ट खत्म हो चुका है, बहुत कम आ चुका है। क्यों आ चुका है? याद रखिएगा, क्योंकि इस प्रश्न पत्र का पैटर्न, यानी जो मुख्य परीक्षा है उसका पैटर्न कहीं ना कहीं इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के पास कंटेंट और स्रोत अच्छे होने के कारण वह ज्यादा लाभदायक स्थिति में होते हैं, और वहां पर आंसर राइटिंग पर विशेष फोकस किया जाता है, यानी पढ़ने से ज्यादा लिखवाया जाता है, और लिखने का भी एक सिस्टम होता है। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर फोकस किया जाता है, और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का भी कुछ साइंटिफिक तरीका होता है। हर एक टॉपिक को क्रिस्टल क्लियर ढंग से मतलब आपको समझाया जाता है, एक एक पॉइंट आपका क्लियर रहता है। इस स्ट्रेटजी के साथ अगर हम यूपी पीसीएस की तैयारी, याद रखिएगा, नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी समस्या हमेशा बनी रहेगी। तो यह समस्या जो यूपीएससी में हिंदी में हुई है, यानी हिंदी मीडियम में हुई है, यूपी पीसीएस में ना हो, तो इसी पावन उद्देश्य के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं। याद रखिएगा, आपके समक्ष उपस्थित हूं, और डेली अब 2 बार यूट्यूब पर आधे आधे घंटे का प्रारंभ कर रहा हूं। आधे आधे घंटे के 2 लेक्चर्स होंगे, जिसमें एक लेक्चर होगा जो है एथिक्स इंटीग्रिटी आंसर राइटिंग, दूसरा होगा जीएस पेपर 1 आंसर राइटिंग, जिसका टारगेट होगा 20 अप्रैल 2020 को होने वाली मुख्य परीक्षा। इसके अलावा 2021 यानी जून में जो प्रीलिम्स होने वाला है, 2020 का क्षमा चाहेंगे, जो प्रीलिम्स होने वाला 21 जून को, उस एग्जाम के लिए अपने प्लस प्लेटफॉर्म पर मैं क्लासेस भी प्रारंभ करूंगा। वो धीरे धीरे हम लोग आपस में एक दूसरे को समझेंगे। मैं आपके लिए यहां आया हुआ हूं, और मैं चाहता हूं कि आप सबका भरपूर प्यार मिले, जिससे कि यूपीएससी के ही तरीके से यूपी पीसीएस की तैयारी, यूपी एग्जाम्स के अपने इस चैनल के माध्यम से हम लोग करा सकें। और इसके लिए आपका सहयोग, देखिए, प्रारंभ में आपका सहयोग अपेक्षित है। हम अच्छा करेंगे, पर आपको भी हमें हमारे साथ खड़ा रहना पड़ेगा। याद रखिएगा, मैं एक बार देख लेना चाहता हूं कौन कौन लोग अभी हैं और क्या क्या आप लोग कमेंट कर रहे हैं, क्या क्या चीजें हैं। याद रखिएगा, तो भूपेंद्र है यहां पर लगे हुए हैं, मुस्कान बानो है, विशाल यदुवंशी हैं, खुश रहिए भाई, खुश रहिए। और क्या यूपी, मैं आप सबके क्वेश्चन चेक कर लेता हूं। विशाल कह रहे हैं, सर क्या मैं यूपीएससी के लिए बेस के रूप में यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन करूं इस चैनल से? बेटा, आप यूपी पीसीएस और यूपीएससी में अंतर नहीं है, तो आपका बेस बिल्कुल क्लियर होगा अगर आप यूपी पीसीएस में आते हैं। और सारे बच्चे थैंक यू। चलो बच्चों, आप लोगों को भी, आप लोग बने हुए हैं, और ठीक है, तो आप लोग बीच बीच में आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं, जिससे आपके मन में डाउट कोई भी ना आए। और स्टार्टिंग में कम बच्चे हैं आप लोगों को, ठीक है ना? सर इकोनॉमिक्स भी कंप्लीट करा दीजिए प्लीज यूपीएससी। बेटा यूपीएससी के लिए यहां बात नहीं होगी,
यहां केवल यूपीपीएससी यानी यूपीपीसीएस की बातचीत होगी। और पुष्पेंद्र सिंह सर राम राम, आप अच्छा करा रहे हैं। विवेक गुड मॉर्निंग। अनूप क्या बात है। हाँ श्वेता द्विवेदी सर प्लीज यूपीपीसीएस 2020 का पीटी एंड मेंस भी पढ़ाएं सर। बिल्कुल अनूप सोनी। बच्चों मैं यूपीपीसीएस का प्री और मेंस पढ़ाने के लिए ही अब आपके समक्ष आया हूं। अब आप डेली फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए, डेली बिना रुके बिना टुके। अब ये 7 का 7 दिन, महीने का 30 का 30 दिन अब मैं 2 बार यूट्यूब पर और 1 बार अपने प्लस जो हमारा ऑनलाइन कोचिंग है अन एकेडमी का जो सब्सक्रिप्शन आप लेंगे वहां पर मैं आपको मिलूंगा। आइए अपनी बातचीत आरंभ करते हैं। याद रखिएगा अभी केवल ये बेटा हम लोग बिहार यानी बीपीएससी चैनल का भी प्लान कर रहे हैं, लेकिन अभी केवल लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम्स, हम यह चैनल यूपी एग्जाम्स पर केंद्रित है। याद रखिएगा आज हम लोग की जो बातचीत होगी, आज हम लोग यानी एथिक्स सिलेबस पर बातचीत करेंगे। किस पर बातचीत करेंगे याद रखिएगा। मोटिवेशन सॉन्ग आपका नाम नहीं पता है, लेकिन उसमें लिखा सर अभी से शुरू करें तो यूपी पीसीएस टॉप कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। और पीयूष चौहान वेरी बेनिफिशियल पार यूपी पीसीएस, बिल्कुल बिल्कुल। चलो बच्चों अब मैं आप लोगों के कमेंट से आगे निकलता हूं। तो एथिक्स सिलेबस, सबसे पहले एथिक्स सिलेबस यानी मैं 2 लेक्चर से स्टार्ट कर रहा हूं। मैं पहले बता रहा हूं चूंकि टाइम नहीं है तो उसमें क्रोनोलॉजी वगैरह बाद में हम लोग बातचीत करेंगे। 2 लेक्चर से यानी कि 20 अप्रैल, टारगेट 20 अप्रैल 2020 यानी मुख्य परीक्षा को टारगेट करता हुआ पहला बैच एथिक्स आंसर राइटिंग, सिलेबस आधारित आंसर राइटिंग कराने वाला हूं। आज का जो लेक्चर होगा आपका एथिक्स का सिलेबस याद रखिएगा। और सॉरी यानी आज हम लोग एथिक्स का सिलेबस देखेंगे और प्लस क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे जो 2018 के मेंस में पूछे गए हैं और इसका पार्ट 1 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज एथिक्स सिलेबस यानी जो सबसे बड़ी मुसीबत है। छोटे छोटे लेक्चर्स स्टार्ट में करेंगे, जैसे जैसे आपका प्यार बढ़ेगा चैनल हमारा ग्रो करेगा। याद रखिएगा हम पूरा का पूरा एक सिस्टम ही यहां पर डेवलप करेंगे, ये चीज अपने दिमाग में आपको रखिएगा। ढेर सारे एजुकेटर्स आ रहे हैं, आप लोग इंतजार करिए। जैसे मैं आया हूं ऐसे ही मेरे जैसे कई और सब आ रहे हैं, प्रोसेसिंग चल रही है। आपको क्या करना है, अब बस हमारे इस चैनल को आपको याद रखिएगा घर घर तक लेके जाना है और हम मेहनत करेंगे पर आपको लाइक्स शेयर्स, चूंकि हम प्रारंभिक अवस्था में इसलिए समर्थन की आवश्यकता हमें है। याद रखिएगा इसके बाद हम अपनी क्वालिटी से ही समर्थन लेंगे, लेकिन अभी आप लोगों के समर्थन की तात्कालिक आवश्यकता है। मेरे बारे में कुछ आप जान लीजिए थोड़ा सा मेरे बारे में, जिससे आपका और मेरा एक अच्छा रिलेशन बने। मैं एक्स यूपीएससी इंटरव्यूअर हूं, मैंने आईएएस का इंटरव्यू दिया है, मैं असफल रहा उसके बाद, और उसके बाद मैं लगातार पिछले 8 वर्षों से 9 वर्षों से अपनी कोचिंग यहां दिल्ली में चला करके और पूरी तैयारी कराता हूं स्टूडेंट को। याद रखेगा तो पिछले लगभग 7-8 वर्षों से मेरा अपना संस्थान है, उसके पहले मैं कहीं पढ़ाया करता था। तो यानी यूपीएससी के बाद मैंने फिर और एग्जाम्स की तैयारी नहीं करी और आप मेरे साथ अटैच हो सकते हैं, आपको फायदा होगा चूंकि इस पैटर्न पर मुझे अच्छी पकड़ है। एडिटर इन चीफ अभिव्यक्ति सिविल सर्विसेज मैगजीन आप लोगों ने देखी सुनी होगी। अभिव्यक्ति सिविल सर्विसेज मैगजीन का मैं संपादक लेखक हूं और वह इसी पैटर्न पर आती है जो यूपीएससी का सिलेबस है। डायरेक्टर हूं रिनाउंड आईएएस कोचिंग मुखर्जी नगर दिल्ली में। इसके अलावा मैं दिल्ली सरकार के साथ एंटरप्रेन्योरशिप एक्सपर्ट के रूप में काम करता हूं, दिल्ली सरकार के साथ। याद रखिएगा शिक्षा मंत्रालय के साथ, माने उनके एक मिशन में उनके साथ काम करता हूं। फिर मुझे 20 इयर्स एक्सपीरियंस है सिविल सर्विसेज का, 10 साल की अपनी तैयारी का एज ए एस्पिरेंट और 10 वर्ष एक मेंटोर के रूप में। मैं एजुकेटर हूं, याद रखिएगा जैसे यहां अपने लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी यानी आईएएस के लिए जो हमारा चैनल है हिंदी माध्यम के लिए, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी, वहां का मैं एजुकेटर हूं और वहां पर मैं क्या क्या पढ़ाता हूं। सुबह 8 बजे द हिंदू पढ़ाता हूं। अब जो पीसीएस की तैयारी करते हैं आपको भी हिंदू पढ़ना पड़ेगा।
और जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है आप एक बार जरूर पढ़िएगा, क्योंकि चारों पेपर से मैं इंटरलिंकिंग सिखाता हूं, एथिक्स से, इसके अलावा जो है इकोनॉमिक्स से, पॉलिटी से, आईआर से, एवरीथिंग सबसे जो भी टॉपिक आते हैं मैं इंटरलिंकिंग सिखाता हूं। और 2013 से हिंदी माध्यम का रिजल्ट जो खत्म हुआ उसके पीछे रीजन यही है कि हमने विषय पढ़ा है। आप लोग भी अनुभव करिएगा, आप किसी से इतिहास पढ़ते हैं, भूगोल पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं, पर इंटरलिंकिंग नहीं पढ़ते हैं। इंटरलिंकिंग ना पढ़ने के कारण सारी समस्या होती है। तो आप सब भी याद रखिएगा, द हिंदू के डिस्कशन में सबको आना है, ये मैं पढ़ाता हूं। इसके अलावा मैं उसी चैनल पर हिस्ट्री पढ़ाता हूं। इसके अलावा एम लक्ष्मीकांत मैंने 5वां एडिशन पढ़ा चुका हूं, 6ठा एडिशन अभी पढ़ा रहा हूं। सबकी टाइमिंग है, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। फिर इसके बाद अब अगली चीज आप लोगों ने कहा कि सर आप प्रीलिम्स यानी जो अगला यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स होने वाला है जून में, उसकी तैयारी कराइए। तो उसकी तैयारी अगर आपको करनी है तो मेरा एक बैच अभी तुरंत स्टार्ट हो रहा है आपके लिए। इसके लिए आपको याद रखिएगा अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, और आपको अनअकैडमी का एक लर्निंग ऐप आता है अपने मोबाइल में, उसे अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के बाद आप देख सकते हैं कि आप मेरे साथ यहां पर जुड़ सकेंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, एसके लाइव कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा। एसके लाइव कोड के साथ याद रखें, आप देख सकते हैं 12 महीने यानी 12 महीने आप देख सकते हैं कोचिंग आपकी कितनी कम फीस है। 12 महीने 24 महीने किसी भी फॉर्मेट में आप मेरे साथ आकर के जुड़ सकते हैं अभी से, चूंकि आपकी क्लासेस कल या परसों से ही प्लस पर मैं स्टार्ट कर दूंगा। तो आप आकर के एडमिशन लें और एसके लाइव कोड के साथ ही आइएगा, ये ध्यान रखिएगा, एसके लाइव कोड के साथ आपको आना। आइए चलते हैं एथिक्स सिलेबस क्वेश्चन डिस्कशन आप मेरे साथ। तो पहला यानी कि अब हम लोग एथिक्स पर थोड़ी सी बातचीत कर ले, ये याद रखिएगा। और कौन कौन बच्चे आ गए हैं? नहीं, कहीं से कोई परेशानी बेटे नहीं है, आपने कहीं से भी ग्रेजुएशन किया है, कुछ भी किया है, ठीक है। चलो बच्चों, तो अब पहले देखिए कमेंट में थोड़े से कम लेता हूं, लेकिन आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। जो काम का होता है वो मैं चेक कर लेता हूं, क्योंकि आप लोग खुद सोचें, आप पढ़ने आए हैं कि हर कमेंट का आंसर सुनने आए हैं। हर कमेंट का आंसर सुनना है तो हमारे अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेकर के हमारे प्लेटफॉर्म पे आइए। वहां पर आपको हर चौथा लेक्चर, हर 3 लेक्चर के बाद चौथा लेक्चर डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, जिसमें आप अपने सारे प्रश्न, आप हजारों प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। 1 घंटे का पूरा सेशन होता है जिसमें केवल आप होते हैं और मैं होता हूं। उस दिन पढ़ाया नहीं जाता, उस दिन आपके डाउट लिए जाते हैं। क्लियर है? तो बच्चों देखो, आप सीखने आए हो और मैं सिखाने में बिलीव करता हूं, तो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में ना तो बहुत कमेंटों का स्थान है, वाजिब का है, और ना ही नाराजगी या खुशी का स्थान है। याद रखिएगा, हमें निर्विकार भाव से मुझे पढ़ाना है और आपको ग्रहण करना है। आइए पढ़ाने और ग्रहण करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। और बहुत से मोटिवेशंस हैं, वो भी मैं स्टार्ट करूंगा। अब आ गया हूं, अभी स्टार्ट है। धीरे धीरे आप देखेंगे पूरा प्रारूप चेंज हो जाएगा, मजा आएगा आपको। यूनिट 1 याद रखिए। अब हम लोग सिलेबस पर सबसे पहले बातचीत करने जा रहे हैं। एथिक्स के सिलेबस और 2018 के जो क्वेश्चन पूछे गए उनका एनालिसिस पार्ट 1 याद रखिएगा, फिर इसके बाद पार्ट 2 आएगा। धीरे धीरे चलेंगे। तो आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, नीति शास्त्र एथिक्स सिलेबस प्लस इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। याद रखिएगा। तो जैसे पहली यूनिट है, पहली यूनिट क्या है एथिक्स की। अब ये कौन सी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि जिनको 20 अप्रैल को मेंस देना है, याद रखिएगा मेंस देना है, अब वो मेरे साथ यहां से कनेक्ट हो सकते हैं। आपको बहुत आसानी से कुछ ही दिनों में एथिक्स में पारंगत, मुश्किल से 8 से 10 लेक्चर में आपको सारे क्वेश्चन आंसर की टेक्निक सिखाऊंगा, ये आप विश्वास कर सकते हैं मुझ पे। तो चलिए, सबसे पहले नीति शास्त्र तथा मानवीय संबंध पहली यूनिट है, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। क्या है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस? बाइलिंगुअल क्लास है, तो इसमें इंग्लिश मीडियम वाले भी बिना किसी हिचक के जुड़ सकते हैं। बीच बीच में सारी टर्मिनोलॉजी मैं इंग्लिश में बोलूंगा, याद रखिएगा। नीति शास्त्र तथा मानवीय सहसंबंध, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। अब इसमें क्या क्या है, आइए सबसे पहले देखें। पहला पार्ट इसका है मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व। क्या है?
मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व, इसके निर्धारक और परिणाम, यानी क्या है, एसेंस, डिटरमिनेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन। याद रखिएगा। तो ये हो गया इसका पहला पार्ट। दूसरा पार्ट हो गया नीति शास्त्र के आयाम, यानी इसी एक यूनिट की ये बच्चों क्या हैं, ये सब पार्ट्स हैं। याद रखिएगा, ये क्या है, ये सब पार्ट्स हैं, यानी उसके उप जो है हिस्से हैं। नीति शास्त्र के आयाम, इसे इंग्लिश में बोलते हैं डायमेंशन ऑफ एथिक्स। और फिर इसके बाद इसी का अगला पार्ट है निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र, एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप्स। तो ये यानी पहला पार्ट नीति शास्त्र तथा मानवीय संबंध का है। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। देखिए 5 मिनट में बच्चों, नीति शास्त्र, एसेंस, डिटरमिनेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन। मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व का मतलब क्या होता है, ह्यूमन एक्शन का मतलब होता है एक मानव के 2 जीवन होते हैं। एक निजी जीवन जहां पर आप अपनी फैमिली के साथ और अपने संबंध, यानी कि जो आपके रिलेटिव्स होते हैं आप उनके साथ होते हैं, और एक सार्वजनिक होता है जहां पर आप किसी पद पर होते हैं। वह सरकारी संस्थान का पद हो सकता है, गवर्नमेंट संस्थान का पद हो सकता है, या वो निजी संस्थान का पद हो सकता है, वह कोई भी पद हो सकता है। याद रखिएगा, यानी निजी और सार्वजनिक। तो मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व है, एसेंस ऑफ एथिक्स है इन ह्यूमन इंटरफेस। वो क्या है, तो वो ये है, यानी क्या है, सरकारी तथा निजी संस्थानों में जब आप किसी पद पर होते हैं, या क्या होता है कि जब आप पर्सनल संबंधों में होते हैं, दोनों जगह नैतिकता का अनुपालन कैसे किया जाए, तो यही इस यूनिट का सार है। याद रखिएगा, यही इस यूनिट का सार है। डिटेल में विस्तार से बाद में कराऊंगा जब अपनी अगली क्लासेस स्टार्ट होगी। तो जैसे मान लीजिए आप एक डॉक्टर हैं। जरा उदाहरण से समझिएगा इसको कैसे समझना है। प्रेमचंद की एक कहानी है, मंत्र। याद रखिएगा, मंत्र कहानी है, उसी से मैं समझाता हूं नीति शास्त्र एवं मानवीय सहसंबंध। मंत्र कहानी का सार क्या है? मंत्र कहानी का सार है कि एक डॉक्टर होता है, उसके यहां एक वृद्ध दंपत्ति गरीब अपने बच्चे को लेके आते हैं। उसके बच्चे की तबीयत खराब होती है और डॉक्टर को उस टाइम अपना कोई प्राइवेट काम करने जाना होता है, इनफैक्ट उन्हें खेलने या कोई इसी प्रकार की गतिविधि में जाना होता है, आप ऐसा एज्यूम कर लीजिए। और वह उस बीमार व्यक्ति यानी वो जो बच्चा है उसका इलाज करने से क्या कर देते हैं, वो कहते हैं कभी इस समय मेरा काम करने का समय नहीं है, इसलिए मैं जा रहा हूं, मेरी ड्यूटी के टाइम पे आना। तो ये क्या हो गया, एथिक्स इन ह्यूमन इंटरफेस, नीति शास्त्र मानवीय क्रियाकलापों में। तो क्या ये नैतिक था? एक दिन क्या होता है, कहानी आगे बढ़ती है, डॉक्टर के बेटे को सांप काटता है और सभी प्रकार के इलाज विफल होते हैं। वह पूछते पाछते इन्हीं दंपत्ति के पास पहुंचता है और वह दंपत्ति यानी वृद्ध व्यक्ति क्या करता है, इसके बच्चे का इलाज करता है और इनका बच्चा डॉक्टर का ठीक हो जाता है। अब बताइए मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व समझ में आया कि नहीं आया? यानी यही है बच्चों नीति शास्त्र। वह डॉक्टर अनैतिक था और वह वृद्ध व्यक्ति नैतिक थे। तो नीति शास्त्र एवं मानवीय सहसंबंध का मतलब होता है कि देश काल परिस्थिति में, देश यानी कंट्री, काल यानी टाइम, परिस्थिति यानी सिचुएशन, देश काल परिस्थिति में आपको क्या करना है, साधन और साध्य आपका लक्ष्य होता है, साधन जिन उपकरणों का इस्तेमाल आप करते हैं अपने साध्य की प्राप्ति के लिए। देश काल परिस्थिति में साधन एवं साध्य की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए मानव कल्याण की दृष्टि से काम करना ही एथिक्स इन ह्यूमन इंटरफेस है। याद रखिएगा, बाद में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। तो इसका मतलब इस कहानी में एथिक्स इन ह्यूमन इंटरफेस वृद्ध के पास था, क्योंकि उसने परिस्थिति में उसे पता था इसी डॉक्टर के कारण मेरे बच्चे की जान गई, लेकिन उसको भूलते हुए उसने उस परिस्थिति में उस बच्चे को बताना ही उचित समझा और उसने उससे बचा लिया। डॉक्टर को पता था देश काल परिस्थिति में इसके बच्चे की जान बचना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उन्होंने अपने निजी हितों को वरीयता दी, जिसके कारण से उसके बच्चे की जान चली गई। यह है नीति शास्त्र एवं मानवीय सहसंबंध, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे बच्चों। इससे मूल्यांकन मत करिएगा, अभी स्टार्ट कर रहा हूं, अभी केवल मैं आज कुछ मतलब हल्का फुल्का आपसे बातचीत कर रहा हूं।
अभी जब इन टॉपिकों पे आऊंगा इतने एग्जाम्पल से आपकी झोली में डाल दूंगा। एथिक्स जिसके बारे में यूपी में एक हवा है कि ये फिलॉसफी है, लोक प्रशासन है, क्या है आप देखेंगे। आप यहीं यूट्यूब पर ये इसी क्रैश कोर्स में आपको ऐसा महसूस होगा कि एथिक्स इस दुनिया का सबसे आसान विषय है। बस आप बने रहिए, याद रखिएगा। हम आगे चलते हैं यहां से। तो बच्चों ये पढ़ना है, ठीक है। नीति शास्त्र के आयाम क्या होते हैं? नीति शास्त्र के आयाम, डायमेंशन ऑफ एथिक्स, निजी संबंधों में, सार्वजनिक संबंधों में। यानी एक डॉक्टर को कैसे होना चाहिए, एक वकील को कैसा होना चाहिए, एक राजनेता को कैसा होना चाहिए, एक प्रशासक को कैसा होना चाहिए। तो ये चीजें हैं, यानी ये प्रैक्टिकल रूप है। क्लियर है? तो ये है पहली यूनिट। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। उसी पहली यूनिट में अब दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट उसी का पहली यूनिट का सेकंड पार्ट, नीति शास्त्र तथा मानवीय सहसंबंध। क्या है? नीति शास्त्र तथा मानवीय सहसंबंध, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। इसमें है मानवीय मूल्य, महान नेता। और देखिए क्या है मानवीय मूल्य, बच्चों बड़ी गहराई के साथ चलिए मेरे साथ। मानवीय मूल्य, महान नेताओं, सुधारकों और प्रशासकों के जीवन तथा उनके उपदेशों से शिक्षा। अभी तक आपके यहां इससे क्वेश्चन नहीं आया है। यूपीएससी, मानवीय मूल्य क्या होते हैं? मानवीय मूल्य आप लोग आपस में बात करते हैं ना, अरे भैया ये बड़े सेवा भाव वाले हैं, इनके अंदर त्याग वाला गुण है। सेवा, त्याग, परोपकार, संवेदना, समानुभूति, दूसरों के दुख दर्द को अपने जैसा समझना, सहिष्णुता, प्रेम, ये सब क्या है? मानवीय मूल्य है कि नहीं है? तो मानवीय मूल्य यानी ये जो मूल्य होते हैं ह्यूमैनिटी के, याद रखिएगा ह्यूमन वैल्यूज जो होते हैं। तो अब यही कहा जा रहा है कि ये ह्यूमन वैल्यूज पर हम प्रश्न पूछेंगे, चूंकि ये तो सिलेबस है। लेसन फ्रॉम द लाइव्स एंड टीचिंग्स ऑफ ग्रेट लीडर्स, रिफॉर्मर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। यानी कि आपसे हम प्रश्न पूछेंगे। कैसे पूछेंगे जरा समझिएगा, उसी प्रश्न के माध्यम से इस टॉपिक को मैं क्लियर कर दूंगा। यूपीएससी ने प्रश्न पूछा था, अब स्वाभाविक है क्योंकि पैटर्न यूपीएससी का है तो मुझे बार बार यूपीएससी का नाम लेना ही पड़ेगा। यूपीएससी ने पूछा, यूपीएससी ने क्या पूछा? यूपीएससी ने पूछा कि आपको आपके जीवन में किस विख्यात व्यक्तित्व ने सर्वाधिक प्रभावित किया, किसका इंफ्लुएंस आपकी पर्सनालिटी पर सबसे ज्यादा रहा है। पहला पार्ट ये हुआ, याद रखिएगा। तो क्या हुआ? यानी मानवीय मूल्य, आपने किससे सीखा, यानी महान नेता, सुधारक और प्रशासकों में से ही तो बताना है किसका इंपैक्ट आपके ऊपर रहा। तो मानवीय मूल्य, महान नेता, सुधारक, प्रशासक। उसने पूछा किस विख्यात व्यक्तित्व ने आपको प्रभावित किया, उसकी शिक्षाओं का सार प्रस्तुत कीजिए और फिर बताइए आप उसे अपने जीवन में किस प्रकार से लागू कर पाए। तो अब उसकी शिक्षा, यानी कि अगर आपने कहा मुझे महात्मा गांधी ने सर्वाधिक प्रभावित किया, तो उनकी शिक्षा क्या होगी? वही तो मानवीय मूल्यों का विकास करेगी। उनकी शिक्षा बताइए और फिर बताइए अपने जीवन में कैसे लागू कर पाए। हम लोग बातचीत करेंगे, केवल कंटेंट को समझाना अभी मेरा उद्देश्य है। तो आप देख सकते हैं मानवीय मूल्य, बच्चों ये रहा। फिर इसके बाद अगला है इसी का रोल ऑफ फैमिली, यानी परिवार की भूमिका, रोल ऑफ फैमिली, रोल ऑफ सोसाइटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। यानी कि परिवार की भूमिका, समाज की भूमिका, शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका किसमें? इन इनकलकेटिंग वैल्यूज, मूल्य विकसित करने में। इनकलकेटिंग यानी आपके अंदर जो मूल्य होते हैं, कौन से मूल्य? सेवा के, त्याग के, परोपकार के, प्रेम के, सहिष्णुता के, समानुभूति के, संवेदना के, ये जो मूल्य होते हैं, सत्य निष्ठा के, ईमानदारी के, ये आपके अंदर मूल्य होते हैं। तो यहां पर यह पूछा गया है इन मूल्यों के विकास में फैमिली, सोसाइटी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी आपका परिवार, आपका समाज और आप जो शैक्षणिक संस्थाएं वो क्या भूमिका निभाती हैं, ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो आपका परिवार, जैसे महात्मा गांधी का परिवार, तो उनकी मां एक भजन गाया करती थी, गुजराती कवि नरसिंह मेहता की, वैष्णो जन ते तेने कहिए पीर पराई जाने रे। वैष्णो जन ते तेने कहिए पीर पराई जाने रे, यानी वैष्णो जन वही है, वैष्णो धर्म को मानने वाले वही हैं जो दूसरों के दर्द को समझते हैं। महात्मा गांधी ने क्या किया? जिंदगी भर कोर्ट में और शूट में रहे, इनफैक्ट वकील थे, पढ़ाई भी लंदन में करी, अफ्रीका में वकील रहे, कोट और शूट पहना, पर जब हिंदुस्तान में आए दूसरों के दुख दर्द को उन्होंने देखा कि हमारा पूरा हिंदुस्तान तो एक धोती में सिमटा रहता, उन्होंने सूट त्याग दिया और एक धोती पहन ली। तो याद रखिएगा, यानी परिवार की
भूमिका, मां के उन भजनों का उनके जीवन पर इंपैक्ट। आपने पढ़ा होगा शिवाजी पर उनकी माता का इंपैक्ट, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? ये सारी चीजें होती हैं। यानी मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज यानी सोसाइटी और शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों मूल्य होते हैं। हम लोग बातचीत करेंगे बाद में विस्तार से। अभी आप लोग केवल क्या करना है, मजबूती के साथ हमारा साथ निभाना है, याद रखिएगा, जिससे क्या होगा कि आप बहुत अच्छे से चीजों को समझ पाएंगे। और बच्चों, एक चीज मैं रिक्वेस्ट करके कहूंगा, देखिए चैनल को आप लोगों को बढ़ाना पड़ेगा। आप लोग मेरा यूपीएससी पे मैं पढ़ाता हूं, ऑफलाइन कोचिंग भी है मेरी, ऑनलाइन में आप देख सकते हैं वहां कितने घंटे रहता हूं यूट्यूब पर, यानी अपने लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी जो आईएएस के लिए पढ़ाता हूं। और उसके बाद भी मैंने टाइम निकाला है, मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं, केवल आप लोगों के लिए। तो इसका मतलब है कि आप लोग मुझे यहां पर रोकिए, और मुझे आप रोकेंगे कैसे? तो प्लीज मुझे आप रोकेंगे, मैं मेहनत करूंगा आपके लिए, पहले से ही कह रहा हूं, क्योंकि मैं विद्वान अपने आप को नहीं मानता हूं, मैं जीरो मान के आता हूं कि आज जीरो मान के आ रहा हूं, खूब मेहनत करूंगा। बच्चे निर्धारित करेंगे कि मैंने कितनी मेहनत करी। तो कोई ईगो नहीं है, समर्पित इंसान हूं, लेकिन फिर भी चैनल को आपको ग्रो करना पड़ेगा। यानी आप लोगों को प्लीज जोड़िएगा इससे। बहुत मुश्किल से मैंने टाइम निकाला है, आप मेरा शेड्यूल चेक करिएगा। अभी मैंने बताया 1 मिनट के लिए जरा थोड़ी इमोशनल बातचीत आप लोगों से कर ली जाए। मेरा शेड्यूल आप देखिए, सुबह 8 बजे से लगभग 9:30 बजे तक हिंदू, 9:30 बजे हिस्ट्री, उसके बाद यहां टाइमिंग गलत हो गया, इसके खत्म होते ही 10:30 पे एम लक्ष्मीकांत। ये मैं पढ़ा के, ये मैं लाइव रहता हूं, ये मैं पढ़ा करके और फिर आपके चैनल पे यानी यूपी एग्जाम पर, ये जो मैंने अपना चैनल इसे माना है, याद रखिएगा आपके लिए, याद रखिएगा अपना मानने का मतलब है अपना ही, लेकिन अब मैंने दिल से यह मान लिया है कि यूपी पीसीएस, यूपी एग्जाम्स के लिए अपना यह समर्पित चैनल, याद रखिएगा, आगे लेके जाना है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, याद रखिएगा कि स्वाभाविक है जब हम कोई काम करते हैं, जैसे हमारा ये चैनल है लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम, चलिए हम पढ़ाते हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन मेरा यह भी दायित्व है एज एक एजुकेटर। मैं अनअकैडमी की इतनी बड़ी संस्था में मैं एक एजुकेटर ही अपने आप को मानता हूं और हमेशा छोटा मानता हूं, इसीलिए मुझे काम करने की प्रेरणा भी मिलती है। तो मैं अपने आप को एक छोटा एजुकेटर मानते हुए, मतलब इस पूरे परिवार का, अनअकैडमी संगठन का, मैं ये बात आपसे हमेशा कहूंगा, जबकि मैं उस वाले चैनल पे नहीं कहता, क्योंकि उसमें मेरे आते ही मुझे हाथों हाथ एकदम उठा लिया गया, जैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि यूपीएससी में मेरा हिंदू का डिस्कशन, ये सारी चीजें, क्योंकि मैं बहुत इंटरलिंक कर देता हूं चीजों को, तो कभी कभी मैं डरता था कि पता नहीं लोगों को कम समझ में आएगा, लेकिन जिस तरीके से मतलब पूरी भीड़ आई है, तो यह समझ में आया कि आप लोगों में असीम क्षमता है, बस कोई इंटरलिंकिंग डेवलप करे। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मेरी जिम्मेवारी है, मैं यहां आया हूं तो अपने हिस्से का रोल प्ले करूं कि अनअकैडमी, मतलब आप मान के चलिए हमारा ये लेट्स क्रैक यूपीएससी एग्जाम्स, मैं चाहता हूं कि बहुत तेजी के साथ इसके सब्सक्राइबर्स बढ़ें। मैं आपसे इतना ही चाहता हूं बस। और जब मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, सुबह 8 बजे से 12 बज चुका, और अभी आपके साथ 2 लेक्चर करना 1 बज जाएगा। मैं 5 घंटे लगातार पढ़ा रहा हूं, फिर आपको प्लस कोर्स पर भी पढ़ाऊंगा, यहां भी पढ़ाता हूं और वहां भी पढ़ाऊंगा, वहां भी पढ़ाता हूं और यहां पढ़ाऊंगा, इसके अलावा ऑफलाइन भी। तो जब इतनी मेहनत मैं कर रहा हूं, तो इतना तो मेरा हक बनता है आपसे मांगना कि इसको घर घर लेकर के चलिए। आप खुद अपने रिश्तेदारों को, उनके मतलब आप इसको लाइए, और जो भी आपके भाई बहन हैं जो 12वीं में पढ़ते हैं, 10वीं में पढ़ते हैं, याद रखिएगा बीए, उनको भी लाइए, क्या दिक्कत है? कम से कम देखेंगे तो हमें एक बार, धीरे धीरे बूंद बूंद बूंद। टीना डाबी का इंटरव्यू यूट्यूब पे पढ़ा है, पूछिएगा उन्होंने क्या कहा। 11th क्लास से उन्होंने इस एग्जाम के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। तो वो, उनके पेरेंट्स इंजीनियर्स थे, दिल्ली ऐसे बड़े शहर में रहते थे, लेकिन जो हमारी हिंदी आबादी है, याद रखिएगा, या जो बीकर सेक्शन है, वहां पे तो पेरेंट्स इतने स्ट्रांग नहीं है। तो इसका मतलब कि उन तक हम लोगों का गुणवत्ता परक एजुकेशन अगर पहुंच जाएगा, तो हर गरीब के घर में हो सकता है। मैं नहीं कहता हूं, लेकिन एक पीसीएस तो किसी न किसी प्रकार से निकल सकता है। और अगर पीसीएस नहीं भी निकलता है, तो एक कॉन्फिडेंस उनके अंदर आएगा, और उस कॉन्फिडेंस से, याद रखिएगा, वो कोई भी एग्जाम निकाल सकते हैं। तो हमारा उद्देश्य और ध्येय पवित्र है, और आप लोगों से हम यही आकांक्षा करते हैं, याद रखिएगा, कि आप हमें कहीं ना कहीं हमारे इस लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम्स को आगे लेकर के चलेंगे। ये एक अपील मैं कर रहा हूं, बाकी आप लोग
स्वतः समझदार हैं, अगर मेहनत को सम्मान है तो आप लोगों को करना चाहिए। क्लियर है? तो चलिए चलते हैं। तो ये हो गया यानी परिवार की, तो ये पहली यूनिट अपनी कंप्लीट हुई। अब देखिए कैसा क्वेश्चन आता है। अब ये फर्स्ट यूनिट है, तो इस फर्स्ट यूनिट पर कैसा क्वेश्चन आ रहा है आप चेक कर सकते हैं। फर्स्ट यूनिट पर कैसा क्वेश्चन है, यानी क्या है, मूल्य क्या है, मूल्य क्या है। देखिए प्रश्न का नेचर, ये यूपीपीसीएस के क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस के 18 मेंस के क्वेश्चन है, याद रखिएगा ये मेंस के क्वेश्चन है। मूल्य क्या है, इनके केंद्रीय तत्वों पर प्रकाश डालिए। व्हाट आर द वैल्यूज थ्रो लाइट ओवर देयर सेंट्रल एलिमेंट, यानी मूल्य क्या है। तो अब आप देखिए हम लोग पढ़ाई कैसे, यानी ये देखिए मानवीय मूल्य, यानी आप अभी आज हम लोग केवल आंसर पर बातचीत नहीं करेंगे, आंसर पर बातचीत हम लोग कल परसों आहिस्ते आहिस्ते, यानी मानवीय मूल्य देख सकते हैं। और मूल्य क्या है आपसे पूछ लिया गया, मूल्य क्या है। मूल्य वे हैं जो हमारी इच्छा को संतृप्त करते हैं, भौतिक मूल्य और आध्यात्मिक मूल्य। भौतिक मूल्य भी होते हैं, आध्यात्मिक मूल्य। भौतिक का मतलब जब हम पैसा दे करके कोई चीज खरीद करके अपनी क्षुधा या अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, जैसे मान लीजिए इसके कई मूल्य होते हैं, जैसे मनोरंजन का मूल्य, ठीक है ना, अनेकों प्रकार के हम लोग बात करेंगे। और दूसरा क्या होता है, आध्यात्मिक मूल्य। फिर मानवीय मूल्य, मानवीय मूल्य भी आपने पढ़ा। इनके केंद्रीय तत्व क्या होते हैं, यानी मानवीय मूल्य के केंद्रीय तत्व का मतलब क्या होता है, ये किस लिए होते हैं। मानवीय मूल्य के केंद्रीय तत्व का मतलब होता है ये किस लिए होते हैं, यानी ये इसलिए होते हैं जिससे कि समाज में, याद रखिएगा, समाज में मूल्यों की स्थापना हो, प्रशासन में मूल्यों की स्थापना हो, व्यवस्था में मूल्यों की स्थापना हो। और जब समाज में, व्यवस्था में, प्रशासन में, व्यक्ति के निजी जीवन में मूल्यों की स्थापना होगी तो एक मूल्यवान समाज का निर्माण होगा। यह इसका केंद्रीय भाव है। वो जब मैं विस्तार से आंसर राइटिंग कराऊंगा और यही कराऊंगा, याद रखिएगा, घबराना नहीं है कि आज वो ट्रेलर दिखा करके और काम नहीं करना, जी नहीं, मुझे चेक कर सकते हो आप लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी पर, ठीक है ना, सब मिलेगा आप लोगों को। तो बेटे मैं ये बताना चाहता हूं कि क्वेश्चन बहुत इजी पूछे गए 18 में, लेकिन 19 में 20 में इतने इजी आएंगे नहीं, क्योंकि जो प्रीलिम्स हुआ है अभी, याद रखिएगा, वो जिसका अभी रिजल्ट आया है 20 अप्रैल को मेंस होना है, वो पेपर यूपीएससी के स्टैंडर्ड का था। तो याद रखिएगा यूपीएससी के स्टैंडर्ड की ही तैयारी हमें करनी पड़ेगी। अब आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या आया फर्स्ट यूनिट से दूसरा, नीति शास्त्र एवं नैतिकता में विभेद कीजिए। क्या कीजिए, नीति शास्त्र एवं नैतिकता में विभेद कीजिए। डिफरेंशिएट बिटवीन इथिक्स एंड मोरालिटी, क्या करिए, डिफरेंशिएट बिटवीन इथिक्स एंड मोरालिटी, नीति शास्त्र एवं नैतिकता में विभेद कीजिए तथा नीति शास्त्र कार्यों के निर्धारक तत्वों की व्याख्या कीजिए, यानी एंड एक्सप्लेन द डिटरमिनेंट्स ऑफ एथिकल एक्शन। देख लीजिए कितना बढ़िया, डिफरेंशिएट बिटवीन इथिक्स एंड मोरालिटी, नीति शास्त्र एवं नैतिकता में अंतर कीजिए और यह बताइए कि नीति शास्त्र के जो कार्यों के निर्धारक कौन कौन से होते हैं। यानी आप देख सकते हैं यह सिलेबस का पार्ट है जो सीधा सीधा, ये देखिए इसके निर्धारक नीति शास्त्र के, यानी नीति शास्त्र क्या है और फिर नीति शास्त्र के निर्धारक, यही प्रश्न उठा करके आपसे पूछा। नीति शास्त्र क्या है, नीति शास्त्र एक विषय है, नीति शास्त्र एक विषय है, याद रखिएगा, जो मनुष्य के ऐच्छिक कर्मों पर विचार करता है। और उस ऐच्छिक और अनैच्छिक मानो के दो कर्म होते हैं, एक ऐच्छिक एक अनैच्छिक। ऐच्छिक का मतलब होता है, क्या होता है, जो हम अपनी इच्छा में, जो हम सचेतन अवस्था में, जो चेतन अवस्था में रह करके काम करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ऐच्छिक कर्म। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, यह मेरा ऐच्छिक कर्म है, आप मुझे पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, आपका ऐच्छिक कर्म है ये। लेकिन अगर कोई मुझे पिस्टल लगा दे, कह दे पढ़ाओ, तो ये मेरा अनैच्छिक कर्म होगा। कोई आपके ऊपर पिस्टल लगा दे, कह दे कि आप पढ़ो, तो ये अनैच्छिक कर्म होगा। यानी अनैच्छिक कर्म जो बाह्य दबाव के वशीभूत हो करके आप करते हैं। तो ऐच्छिक और अनैच्छिक याद रखिएगा। तो स्वाभाविक है, मूल्य क्या है, और क्या है, नीति शास्त्र एक विषय है जिसमें मानव के ऐच्छिक कर्मों पर विचार करके कुछ मापदंडों के आधार पर, कुछ स्केल्स, कुछ नॉर्म्स के आधार पर, उसी नॉर्म्स को हिंदी में मापदंड कहते हैं, उन मापदंडों नॉर्म्स के आधार पर क्या किया जाता है,
निर्णय दिया जाता है? किस चीज का निर्णय? कि देश काल और परिस्थिति में आपने जो काम किया, कंट्री यानी इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ऐसा परिस्थिति यानी किसी भी प्रकार की परिस्थिति, और काल यानी समय, कि देश काल एवं परिस्थिति में जो आपने काम किया वह काम कहां तक साधन एवं साध्यों की पवित्रता को ध्यान में रखता था, और क्या आपके द्वारा किए गए काम से मानव कल्याण सुनिश्चित हुआ? याद रखिएगा। और क्या जब मानव कल्याण सुनिश्चित हुआ या सत्य की, उचित की, वांछनीयता की, प्रशंसनीयता, यानी इन सब मूल्यों की स्थापना हुई? यह नीति शास्त्र का विषय है, विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे अभी। नैतिकता क्या है? यानी नैतिकता क्या है? नीति शास्त्र में सुझाए गए मानकों को यदि हम अपने जीवन में धारण कर लेते हैं, उसे हम नैतिकता कहते हैं। यानी कहते ना, कभी आपने किसी को कहा कि ये नीति शास्त्र वाले हैं? नहीं, नीति शास्त्र वाले कहेंगे ये नीति शास्त्र वाले अध्यापक है। आप ऐसा कहेंगे ना, ये तो नहीं कहेंगे ना किसी ने अच्छा काम किया। मान लीजिए किसी ने अच्छा काम किया और आप देख रहे हैं, वाह भाई इसने डूबते हुए को बचाया। मान लीजिए कोई पानी में डूब रहा, किसी ने बचा लिया उसको। अब आप खड़े हैं ऊपर, अब आपको अगर कहना हो तो क्या कहेंगे? आप कहेंगे ना ये आदमी यार बड़ा नैतिक है, या ये कहेंगे ये आदमी बड़ा नीति शास्त्र है। बताइए मुझे, मुस्कुराइए, थोड़ा एंजॉय करके पढ़ाई करिए, ऐसे मत पढ़िए बिल्कुल टेंशन लेकर के। आप कहेंगे कि यह नीति शास्त्र है? नहीं कहेंगे ना, नीति शास्त्र नहीं कहेंगे। हां, मुझे कहीं देखेंगे तो आप कहेंगे यार ये नीति शास्त्र पढ़ाते हैं, ये नीति शास्त्र पढ़ाते हैं। मान लो मैंने कोई गलती कर दी, मान लीजिए आप लोग बैठे हैं, मैं निकला, मुझसे कोई अनएथिकल काम हो गया, तो आप क्या कहेंगे? यार ये देखो सुनील अभिव्यक्ति, ये क्या है? यह नीति शास्त्र पढ़ाता है पर यह नैतिक नहीं है। यह नीति शास्त्र पढ़ाता है पर यह नैतिक नहीं है। तो वो मेरे लिए आएगा, याद रखेगा, आपके लिए आएगा। यानी जो पढ़ रहा है, जो पढ़ा रहा है, उसके लिए नीति शास्त्र। लेकिन आप किसी डूबते को बचाने वाले को यही कहेंगे ना, भैया ये नीति शास्त्र है, आप कहेंगे नहीं, आप कहेंगे ये नैतिकता। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। डिफरेंशिएट बिटवीन इथिक्स एंड मोरालिटी आपको समझ में आ गया होगा, और आपको यह भी पता लग गया होगा किस लेवल की क्लास यहां होने वाली है। एक स्टैंडर्ड से ऊपर मैं कंपेयर करने को हमेशा कहता हूं। विनम्र अनुरोध और अपने आप को जीरो मानते हुए मैं नई पीढ़ी से हमेशा यह कहना चाहता हूं, आप अध्यापन उन्हीं लोगों से करिए। याद रखिएगा, आप कंपेयर करिए। अगर मुझसे अच्छा कोई है, मुझे छोड़िए आप, इसलिए बच्चों क्योंकि आपके फ्यूचर का। लेकिन अगर कोई आपको अच्छा मिला तो फिर आप उसको कभी मत छोड़िए, यह भी याद रखिएगा। तो आप कंपेयर करिएगा, आप यूपी पीसीएस आईएएस पे मत जाइएगा। यूपी पीसीएस में आप जहां भी कोई एथिक्स पढ़ा रहा है, कोई, आप एक बार बस कंपेयर करना है आपको मुझसे बेटर, तो आप उसके पास जाएं। लेकिन अगर आपको लगा कि नहीं सुनील अभिव्यक्ति सर अब मजा ला रहे हैं, तो आप याद रखिएगा, बस कहानी बनाते हैं। किसी बच्चे ने कमेंट किया था, क्या सर अगर अभी से तैयारी करूं तो यूपी पीसीएस पहली रैंक लगा सकता हूं? बिल्कुल लगा सकते हो बच्चे, और आपके अंदर थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आ भी गया होगा कि आप लगा सकते हो, क्योंकि एनालिसिस तो ऐसा होने वाला है कि झूम जाओगे आप भी। और जब एक टीचर करता है तो वो भी झूमता है। याद रखिएगा, टीचर झूमता है, लेकिन उसको झुमाने वाले बच्चे भी तो चाहिए ना यार। ठीक है, तो हो गया। यानी नीति शास्त्र एवं नैतिकता में विभेद, नीति शास्त्रीय कार्यों के निर्धारक तत्व। नीति शास्त्रीय कार्य क्या होते हैं? नीति शास्त्र ही तो पूरा विषय है जिसमें आपके कर्मों के लिए कुछ मानक, कुछ स्टैंडर्ड्स, कुछ नॉर्म्स बनाए जाते हैं। इसीलिए आज नीति शास्त्र को एथिक्स की बजाय नॉर्मेटिव साइंस कहा जाता है। अब ये केवल नीति शास्त्र नहीं है, यह नॉर्मेटिव साइंस है, जिसे हिंदी में कहते हैं मानकीय विज्ञान है। मानकीय विज्ञान का मतलब, नॉर्म्स का मतलब कुछ मानक, कुछ नियम, जिनके आधार पर मानव के द्वारा किए गए कर्मों का देश काल एवं परिस्थिति में मूल्यांकन किया जाता है। क्लियर हो गया? याद रखिएगा। तो यह हो गया आपका नीति शास्त्रीय कार्यों के। तो वही निर्धारक कौन कौन से होते हैं, वो सारी चीजें विस्तार से हम लोग बातचीत करेंगे। आप उम्मीद करता हूं इस टॉपिक को समझ पाएंगे। याद रखिएगा, एक प्रश्न आया है राहुल सिंह का, याद रखिएगा। एक बच्चे ने पूछा क्या वो यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों में पहली रैंक? बिल्कुल लगा सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल। अश्विनी बेटे कंप्लीट हो जाएगा। श्वेता सर आप 7
दे तो यूपी पीसीएस में फर्स्ट रैंक लग सकती है। बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल लग सकती है। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया था, सर आपसे ही पढ़ना चाहते हैं श्वेता। बिल्कुल बेटा, प्रॉमिस है, अब मैं आ गया हूं। अब याद रखना, हटना नहीं है जब तक यूपी एग्जाम्स चैनल को अपने मैं ऊपर लेके नहीं जाऊंगा। याद रखिएगा, शपथ है, तब तक हटूंगा नहीं। तो आप लोग मान सकते हैं कि अब आप बिल्कुल मैं ही पढ़ाऊंगा, आप एकदम डरना नहीं है। और एक बच्चा क्या बोल रहा था यार, हाँ, अरे क्या कहा था, हाँ सर आप क्या क्या पढ़ाएंगे, सर आप क्या क्या पढ़ाएंगे। बच्चों हम सब पढ़ाएंगे, एवरीथिंग एवरीथिंग एवरीथिंग। और क्यों? क्योंकि अब वो जमाने लद गए अलग अलग इंटरलिंकिंग क्वालिटी। बाकी इस प्लेटफॉर्म पे अभी पूरी एक टीम आ रही है, पूरी एक टीम आ रही है, आप सबसे पढ़ेंगे। लेकिन अगर मुझसे पूछ रहे हैं, मैं धीरे धीरे एक एक विषय करता हुआ मुख्य परीक्षा प्रीलिम्स में कुछ लिमिटेड पढ़ाऊंगा, पर मुख्य परीक्षा वो मैं सारा पढ़ाऊंगा। पूरी मुख्य परीक्षा आप मेरे नाम से आ सकते हैं, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मैं मुख्य परीक्षा में बहुत कंफर्ट महसूस करता हूं और इजी लगता है मुझे, क्योंकि इसी पे मेरा काम है। मेरी पत्रिका बच्चों पिछले 7-8 वर्षों से इसी पैटर्न पे ही आ रही है। अभी थोड़ा मैंने विश्राम लिया है, पिछले 1 महीने से आई नहीं है, अब वो फिर से बन रही है, नए फॉर्मेट में आएगी। अब तो स्वाभाविक है कि मैं मुख्य परीक्षा पूरा, इनफैक्ट निबंध भी वो भी पढ़ाऊंगा। केवल मैं सामान्य हिंदी नहीं पढ़ाऊंगा, मैं पहले कह रहा हूं। बाकी जीएस मुख्य परीक्षा ऐसे सब कुछ पढ़ाऊंगा, आंसर राइटिंग के माध्यम से कराऊंगा, एक एक सिलेबस की यूनिट समझाऊंगा। प्रीलिम्स में मैं 2-3, जैसे पॉलिटी, चूंकि मैं लक्ष्मीकांत लगातार पढ़ा रहा हूं, पॉलिटी पढ़ा दूंगा, हिस्ट्री पढ़ा दूंगा। याद रखिएगा 2 तो पक्का पढ़ाऊंगा, बाकी जैसा मेरे पास समय होगा, जैसा आप लोग अटैच होंगे। लेकिन ये याद रखिएगा पूरी टीम आ रही है और हम लोग के ग्रुप से ही है, तो टीम बहुत अच्छी आ रही है। अनअकैडमी अब इस टाइम पर याद रखिएगा बहुत अच्छा, मतलब अनअकैडमी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो हमारे यहां क्वालिटी से समझौता होता नहीं। अब अध्यापकों की पूरी एक टीम आ रही है, तो आप लोग एकदम मस्त रहें। और जो अभी भी हैं सबको आप लोग प्यार दीजिए, याद रखिएगा आप, ठीक है। ये हो गया आपका, याद रखेंगे। पीयूष चौहान, बट सिलेबस ज्यादा है यूपीपीएससी का। अरे यार क्या बात करते हो, सिलेबस ज्यादा है, कुछ ज्यादा नहीं। जब पढ़ाने वाला बढ़िया होगा ना, ये तो बेटा सिलेबस ज्यादा तब होता है जब आप भागते हो। क्या भागते हो? सिलेबस ज्यादा तब होता है जब आप, पता चला कोई अपना पार्ट पढ़ा रहा है 18 घंटा, कोई भी। अभी जब इंटरलिंकिंग करूंगा, जिसको भी सिलेबस ज्यादा लगता है, एक मेरा कॉन्सेप्ट यहां लाऊंगा, इंटरलिंकिंग क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम IQIP। याद रखिएगा IQIP, इंटरलिंकिंग क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। ये अब तो शुरू हो रहा ना, अभी तो आज आप समझिए मैंने पहला लेक्चर लिया है, इसके पहले तो हल्का हल्का, अब ये रेगुलर वाला हो गया, यानी डेली आपसे इसी टाइम मुझे मिलना ही मिलना है, 2 बार मिलना है, याद रखिएगा। और मैंने सोचा था बैक टू बैक मिलूंगा, लेकिन एक बार अभी मिलूंगा और एक बार शाम को मिलूंगा, जिससे कहीं ना कहीं एक गैप रहे और आप पहले एथिक्स पर काम करें और फिर शाम को फिर हम लोग मिलेंगे। 2 बैचेस में मैं रोज यूट्यूब पर और एक बैच अपना प्लस कोर्स पर मैं लॉन्च करने वाला हूं, जिसमें प्रीलिम्स टारगेट होगा और मेंस 3 दिन की क्लास। कल से आपको ऐड यहां दिख जाएगा, मैं बता देता हूं। 3 रोज की क्लास हमारी होगी, किस चीज की? प्रीलिम्स की, यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार। 21 जून को जो प्रीलिम्स होने वाला उसकी क्लास, और बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार मुख्य परीक्षा की क्लास, यानी एथिक्स और ये सारी चीजें। तो यानी एक हफ्ते में 6 दिन की मेरी क्लास, जिसमें आपका एक सेगमेंट प्रीलिम्स और इसके साथ साथ एक सेगमेंट मुख्य परीक्षा आपका कंप्लीट होगा। याद रखिएगा इसी पैटर्न से, यानी साइंटिफिक पैटर्न से हम पढ़ेंगे तो अपनी कहानी हो जाएगी। और दूसरी चीज, जो अब आप लोग बच्चों कंटेंट पढ़ना भी है, पर पढ़ने से ज्यादा छोड़ना भी सीखना है। क्या सीखना है? पढ़ना तो है, पर पढ़ने से अधिक छोड़ना भी सीखना है। यह पॉइंट अपने दिमाग में आप लोग रख लीजिएगा। क्लियर है? ठीक है ना? क्लियर है? तो यह हो गया आपका नीति शास्त्र एवं नैतिकता। आइए आगे चलते हैं। दूसरा यूनिट है एटीट्यूड या अभिवृत्ति। क्या है अभिवृत्ति या एटीट्यूड? क्या है अभिवृत्ति या एटीट्यूड? क्या है इसमें? एटीट्यूड क्या होता है? एटीट्यूड क्या भाई? आप लोग हमेशा
नहीं होता, अरे इसका एटीट्यूड बहुत खराब है यार, इसका एटीट्यूड बहुत अच्छा है, ऐसा सुनते हैं ना। अच्छा एटीट्यूड मत दिखाओ। कॉमन लाइफ में क्या होता है बच्चों, आप लोगों ने सुना होगा ना, लोग कहते हैं क्या, अरे भैया हमको एटीट्यूड मत दिखाओ, हमको एटीट्यूड पसंद नहीं है। सुने हैं कि नहीं, बताइए मुझे। एथिक्स के लिए कोई बुक नहीं है अभी फिलहाल, मैं बताऊंगा, थकोगे, वेट करो एथिक्स के लिए अच्छी बुक का। बिल्कुल भी मार्केट में अकॉर्डिंग टू मी अच्छी बुक नहीं है। कंफ्यूजन मैं बढ़ाना नहीं चाहता हूं, हो सकता है मेरी बात ये पसंद ना आए, लेकिन मैं देखो जो सत्य है उसी पर खड़ा रहता हूं, चाहे मेरे साथ कोई ना रहे, याद रखिएगा। इसीलिए अभी मैं किसी किताब के बारे में एक बार आप पहले मेरा नोट्स या ये मेरे पढ़ाने का ढंग एक बार आप देख लीजिए, फिर आप मार्केट में जाइए, किसी बुक स्टॉल पर जो सबसे फेमस हो वहां से सारी किताबें निकलवा लीजिए कि इथिक्स की कौन कौन सी किताबें हैं, उनसे समय मांगिए कि भैया मैं 1 घंटा पढ़ करके यहीं पर आपके यहां देखना चाहता हूं या देखना चाहती हूं कि एथिक्स में कौन सी किताब अच्छी है। वह दुकान वाला पक्का है, उसे पता है कि खरीदेगा या खरीदेगी, तो आपको वो पढ़ने का मौका देंगे। आप अगर मुझसे पढ़े रहेंगे, किताब खरीदेंगे, तो अब आपको समझ में आएगा कि किताब में क्या है और आपने क्या पढ़ा है। इसलिए जब तक मैं समझा ना लूं, मैं मुफ्त की सलाह देने में बिल्कुल बिलीव करता नहीं, जबकि अच्छी किताब नहीं है, कोई भी अच्छी किताब नहीं है। ठीक है बच्चों, तो प्लीज ये मेरी कुछ लिमिटेशंस हैं। अभिवृत्ति, एटीट्यूड, तो एटीट्यूड क्या होता है? एटीट्यूड क्या है? यानी जैसे अभी आपने जो मैंने बोला ये मेरा एटीट्यूड था। क्या एटीट्यूड था? यानी कि किसी ने मुझसे कुछ पूछा, उस पर मेरा विचार, किसी ने आपसे कुछ पूछा, उस पर आपका विचार, यानी किसी भी विचार, वस्तु या घटना, किसी भी विचार, किसी भी वस्तु या किसी भी घटना को देखने का आपका नजरिया ही एटीट्यूड है। ये पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, सकारात्मक भी होता है, नकारात्मक भी होता है और तटस्थ भी होता है, याद रखिएगा। अभिवृत्ति, देखने का नजरिया, और अभिवृत्ति से ही आदत बनती है। आदत यानी आपकी आदत अच्छी या बुरी, इसी अभिवृत्ति से आदत से आपका चरित्र या तो अच्छा या तो बुरा। अभिवृत्ति, आदत चरित्र इंसान अच्छा या बुरा, और यही इंसान प्रशासक बनता है, अच्छा प्रशासक या बुरा प्रशासक। तो एटीट्यूड में हमें यही पढ़ना है, कैसे बनती है, इसके फार्मूले है संभाव्य। कौन सा फार्मूला है? इसका फार्मूला है संभाव्य। ऐसे मैं फार्मूले के द्वारा सिखाऊंगा, याद रखिएगा। संग का मतलब होता है संज्ञानात्मक, इंग्लिश में बोलते हैं कॉग्निटिव। संज्ञानात्मक, भा से भावात्मक, याद रखिए क्या बोलते हैं? भा से भावात्मक, व्या से व्यवहारात्मक। क्या बोलते हैं? व्या से व्यवहारात्मक। तो संज्ञानात्मक, भावात्मक और व्यवहारात्मक। संभाव्य, अभिवृत्ति के ये कंपोनेंट्स होते हैं। संभाव्य, देखिए 3 शब्दों से पूरा कॉन्सेप्ट निकल के आ गया। हम लोग विस्तार से बातचीत करेंगे, क्या पढ़ना है, सारांश इसका, यानी कंटेंट, इसका कंटेंट यही सब कंटेंट है जो मैंने बताया कि कंटेंट का मतलब क्या, या अभिवृत्ति है क्या, इसका स्ट्रक्चर क्या है, कैसे बनती है। तो संभाव्य याद रखिएगा, इसी से बनती है संज्ञान, भावना और क्रिया। हम किसी चीज को जब जानते हैं उसे संज्ञान कहते हैं, जब उसे हम महसूस करते हैं उसे भावना कहते हैं, जब जानकर और महसूस कर जब हम काम करते हैं उसे क्रिया कहते हैं। एटीट्यूड में यह तीनों एलिमेंट महत्वपूर्ण होते हैं। विस्तृत क्लासेस में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, याद रखिएगा। तो ये हो गया फंक्शन, ये कैसे काम करती है, यानी कैसे काम करती है। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एटीट्यूड आपको अच्छी आदतों की तरफ, नेगेटिव है नेगेटिव एटीट्यूड और आपको बुरे काम। यानी एक तरफ बाहुबली फिल्म का भल्लाल देवा, यानी उसको आप इमेजिन करिए, और एक तरफ आप इमेजिन करिए यानी बाहुबली को। तो अभिवृत्ति बाहुबली की पॉजिटिव है, यानी कि तो उसका फंक्शन कैसे होगा, अच्छा फंक्शन होगा। भल्लाल का कैसा है, नेगेटिव है, उसका फंक्शन कैसे होगा, उसके यह फंक्शन मतलब वो किस प्रकार के काम करेगा। तो स्वाभाविक है, आप उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे, याद रखें। क्लियर है? तो ये हो गया आपका यानी सारांश। फिर इसके बाद क्या है? इट्स इन्फ्लुएंस एंड रिलेशंस विद थॉट एंड बिहेवियर। इट्स इन्फ्लुएंस यानी विचार तथा आचरण के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रभाव एवं संबंध। इट्स इन्फ्लुएंस एंड रिलेशंस विद थॉट एंड बिहेवियर, याद रखिएगा। यह किस प्रकार से आपके विचार यानी कि मान लीजिए आप
किसी एक पार्टी, बीजेपी को समर्थन करते हैं, कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को, बसपा को, किसी को आप सपोर्ट करते हैं। तो यानी कि यह अभिवृत्ति, मान लीजिए आप अभी किसी एक्स पार्टी को सपोर्ट करते हैं, एक्स का मतलब मैंने एज्यूम किया है एक्स पार्टी को सपोर्ट करते हैं, याद रखिएगा। तो अब आपका विचार उसके बारे में क्या है, पर हो सकता है आपकी एटीट्यूड उसके बारे में चेंज हो जाए और आप किसी वाई पार्टी के साथ कनेक्ट हो जाए। यानी अभिवृत्ति आपके विचार और आचरण को कैसे प्रभावित करती है, इन सब पर हमें पढ़ाई करनी है। तो कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। फिर इसके बाद इसमें और है सिलेबस, मोरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड, नैतिक और राजनीतिक अभिरुचि, या इसको अभिरुचि काट दीजिए, अभिवृत्ति। नैतिक और राजनीतिक अभिवृत्ति का मतलब पॉलिटिकल एटीट्यूड। पॉलिटिकल एटीट्यूड का मतलब आपका समाजवाद के प्रति विचार कैसा है, उदारवाद के प्रति, संविधानवाद के प्रति, या पॉलिटिकल एटीट्यूड जो वर्तमान राजनेता हैं वह किस प्रकार से संविधान को ध्यान में रखते हैं, उनका पॉलिटिकल एटीट्यूड अपने राजनीतिक घोषणा पत्रों पर कैसा है, वोट बैंक की राजनीति किस प्रकार से उनके पॉलिटिकल एटीट्यूड को डिफाइन करती है। ये सारी चीजें हमें इसमें पढ़नी, मैं विस्तार से आप लोगों को पढ़ाऊंगा। और मोरल एटीट्यूड का मतलब होता है कि क्या आपके अंदर वह एटीट्यूड है जिसमें आप सत्य, शुभ, उचित, जो मोरल विशेषताएं होती हैं, क्या आप उनकी तरफ, या जो मोरल जो गुण होते हैं, क्या आप उनको अपने अंतर्गत धारण करते हैं। वो सारी बातें हम लोगों को करनी है। फिर सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन, यानी अभिवृत्ति, सामाजिक प्रभाव। देखो ये सिलेबस गलत है बच्चों, ये देखिए जरा हिंदी और इंग्लिश में, हिंदी और इंग्लिश में सिलेबस में जो गलतियां हैं याद रखिएगा, याद रखिएगा। क्या कह रहे हैं, सामाजिक प्रभाव और धारणा, सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन, याद रखिएगा। ये देखो बच्चा धारणा लिखा हुआ, ये धारणा गलत है। देखो यही आईएएस ने भी किया है, आप लोग कमीशन में एक पत्र भी लिख सकते हैं। यही सिलेबस जो है, परसुएशन का मतलब होता है बच्चों प्रोत्साहन, याद रखिएगा, प्रोत्साहन। और यहां धारणा, धारणा का मतलब होता है पहले से बनी हुई धारणा, जैसे हमारी जाति ये है, लिंग ये है, इस प्रकार का। प्रोत्साहन का मतलब होता है कि जैसे कोई आपको पुरस्कार दे या आपको, ठीक है, तो आप उससे प्रोत्साहित होकर के काम करते हैं। तो ये पॉइंट आप यहां पर याद रखिएगा। तो सामाजिक प्रभाव और धारणा, सोशल इन्फ्लुएंस, ये पूरा का पूरा। अब देखिए 2018 में क्वेश्चन कैसे आया। 2018 में अभिवृत्ति के प्रकारों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द फंक्शंस ऑफ द एटीट्यूड, यानी डिस्कस द फंक्शंस, यानी उसके कार्य कैसे करता है, वो फंक्शन कैसे करता है। तो मैंने पहले बताया संभाव्य, संज्ञान, भावना और व्यवहार, इनके द्वारा किसी की एटीट्यूड किस प्रकार से चेंज होता है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट संभाव्य आपके प्रश्न को कंप्लीट करा दे रहा है, याद रखिएगा। क्लियर है, तो स्वाभाविक है। हां, इससे बेटा यूपीएससी का भी क्लियर हो जाएगा, याद रखिएगा, बिल्कुल बिल्कुल। फिर इसके बाद अगला क्या है, लेकिन ये फोकस, ये पूरा चैनल फोकस है यूपी पीसीएस पे, याद रखिएगा। तो हम जो उदाहरण एथिक्स के लाएंगे वो यूपी स्टेट के ही एग्जाम्पल लेकर के आएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में भेद कीजिए, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, अभिवृत्ति और मूल्य। अब देखिए आपने एटीट्यूड पढ़ा, आपने वैल्यू पढ़ा, दोनों में अंतर पूछ लिया। कितना आसान है, बताने की आवश्यकता नहीं है। फिर देखिए क्या करा, एटीट्यूड एंड ओपिनियन, अभिवृत्ति और मत में क्या अंतर है, याद रखिएगा। अभिवृत्ति और मूल्य में, मूल्य क्या है आपको पता है। मूल्य यानी अगर हम मानवीय मूल्यों को लें, यानी मूल्य वे हैं जो हमारी इच्छा को संतृप्त करते हैं, भौतिक भी होते हैं, आध्यात्मिक भी होते हैं, मनोरंजन के भी मूल्य होते हैं, ये सब आपको पता है, मानवीय मूल्य भी है। और फिर कह रहा अभिवृत्ति, तो अभिवृत्ति आपको पता है किसी भी विचार, वस्तु या घटना को देखने का आपका नजरिया एकदम से अलग है। अभिवृत्ति और मत क्या है, एटीट्यूड एंड ओपिनियन। एटीट्यूड क्या होता है, किसी भी विचार या वस्तु को देखने का आपका केवल दृष्टिकोण है, अप्रोच है कि आप किसी को कैसे देख रहे हैं। और मत का मतलब होता है कि उस दृष्टिकोण का अगला चरण है, नेक्स्ट स्टेप है कि यानी मेरा मत है कि, मेरा मत है, यानी याद रखिए एटीट्यूड क्या होता है, केवल अप्रोच होता है। पर यहां पर क्या, ओपिनियन का मतलब होता है मेरा विचार अब बन चुका है, यानी मेरा मत है कि भारत पाकिस्तान में ऐसा संबंध हो, याद रखिएगा। और एटीट्यूड क्या कहता है कि यानी विचार करने को कहता है कि भारत पाकिस्तान संबंधों के विचार पर, यानी मान लीजिए कोई मुद्दा हो, भारत पाकिस्तान के संबंध वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कैसे सुधारे जाएं, मान लीजिए इस विषय पर
चर्चा हो रही है। तो इसमें अभिवृत्ति क्या है, तो यानी उसमें क्या होगा कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो संबंधों को बहाली को लेकर के सकारात्मक होंगे, कुछ लोग नकारात्मक होंगे कि नहीं पाकिस्तान के साथ होना नहीं चाहिए क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद सप्लाई करता है, कुछ लोग कहेंगे अरे यार हमसे कोई मतलब नहीं, यानी वो तटस्थ रहेंगे, न्यूट्रल रहेंगे। इसको बोलते हैं केवल अप्रोच, यानी पाकिस्तान के संबंधों पर 3 प्रकार के विचार। लेकिन इन्हीं तीनों के बाद जब निष्कर्ष पूछा जाए, यानी जब एटीट्यूड पर बातचीत होने के बाद निष्कर्ष पूछा जाए, अच्छा अब आप लोग बताइए कि आपका मत क्या है, तो जो सकारात्मक वाला है जिसने विचार किया है अप्रोच पर, वो कहेगा कि मैं चाहता हूं कि संबंध हो, यानी उसने अपना मत दिया। दूसरा कहेगा कि नहीं, मैं नहीं मानता हूं कि उनके साथ संबंध हो, तो इसका मतलब उसने अपना मत दिया। तो याद रखिएगा मत का मतलब होता है डिसीजन के साथ जब आप अपने विचारों को जोड़ देते हैं। किसके साथ? डिसीजन के साथ जब अपने विचारों को जोड़ देते हैं, इसे हम मत कहते हैं। याद रखिएगा ये पॉइंट यहां पे। फिर देखिए क्वेश्चन अगला क्या है, अभिवृत्तियां हमारे अनुभवों का परिणाम, यानी अभिवृत्तियां जो बनती हैं वो हमारे अनुभवों का परिणाम है। अभिवृत्तियां हमारे अनुभवों का परिणाम है। इस कथन के संदर्भ में अभिवृत्ति निर्माण हेतु उत्तरदायी कारकों की व्याख्या एवं मूल्यांकन कीजिए। एटीट्यूड्स आर द रिजल्ट ऑफ आवर एक्सपीरियंसेस in the context of this statement explain and evaluate the factors responsible for building। याद रखिएगा एप्टीट्यूड्स, तो अभिवृत्तियां याद रखिएगा, अभिवृत्तियां हमारे अनुभव से बनती है कि नहीं बनती है? जैसा आपका अनुभव होता है जाति का, धर्म का, लिंग का, होता है कि नहीं अभिवृत्तियां? जैसे हम लोग क्या कहते हैं, यार महिलाओं की स्थिति कमजोर है, क्यों? क्योंकि हम शुरू से देखते आए अनुभव से। किसको देखते हैं? अपने घर में महिलाओं को, सोसाइटी में महिलाओं को, उनके रोल्स को। तो जितना रोल मेल का उतना रोल तो फीमेल का नहीं है। तो अभिवृत्तियां स्वाभाविक हमारे अनुभव से बनती हैं। केवल समझाने के लिए जब आंसर कराऊंगा तो बहुत डिटेल कराऊंगा। इस कथन के संदर्भ में अभिवृत्ति निर्माण हेतु उत्तरदायी कारकों की व्याख्या एवं मूल्यांकन कीजिए। याद रखिएगा उत्तरदायी कारक बताइए कैसे बनते हैं, वो सारी बातें हम लोग करेंगे। तो उत्तरदायी कारक, अभिवृत्ति बनती कैसे है, अभिवृत्ति कैसे बनती है? अनुभव, तो अनुभव जाति से, आपकी जाति क्या, धर्म क्या है उससे बनती है। आपका जन्म स्थान क्या, उससे बनती है कि नहीं बनती है? अगर जन्म स्थान से ना बनती अभिवृत्ति तो क्या शिवसेना ऐसी पार्टियां अस्तित्व में आती जो कहती हैं महाराष्ट्र मराठियों का है? कहती हैं कि नहीं कहती हैं? तो अभिवृत्ति ऐसे बनती है। आज जम्मू कश्मीर में एडिटोरियल्स हम पढ़ते हैं, क्यों कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर के साथ गलत हुआ? कुछ विचारक जो कहते हैं बिल्कुल गलत हुआ ही नहीं, लेकिन फिर भी कुछ विचारक कहते हैं। तो कहीं न कहीं किस लिए कि जन्म स्थान के आधार पर उनको कुछ विशेष राइट से अब वो एकदम एक आम हिंदुस्तानी की तरह हो गए। तो ये होता है कैसे बनती वो सारी बातें। मान लीजिए आपको कोको कोला खूब पसंद है, और सॉरी कोको कोला बाबा रामदेव का बाबा रामदेव को आप फॉलो करते हैं, और वो हमेशा कहते हैं कोको कोला क्या है, टॉयलेट क्लीनर है, और आप नहीं पीते हैं या आप नहीं पीती हैं। लेकिन विराट कोहली के आप 1 नंबर के फैन हैं, या मतलब चाहे मेल है चाहे फीमेल है, लड़का या लड़की, कुछ दिन के बाद आप विराट कोहली को फॉलो करते हैं या करती हैं। कुछ टाइम के बाद विराट कोहली कोक के ऐड में आते हैं और वो कहते हैं पीना चाहिए। ऐसा मतलब जो ऐड की लैंग्वेज होती है उसमें आपको इमोशनली वो कहे, मतलब उसका भाव ये हो कि जो भी मेरे प्रशंसक हैं वो पिए क्योंकि मैं पीता हूं। तो हो सकता है आपका एटीट्यूड चेंज हो जाए और आप बाबा रामदेव को छोड़ करके आप कोहली वाली बात मान लें, चूंकि आपके आइकन्स हैं। तो याद रखिएगा यही है, यानी एटीट्यूड इसी प्रकार से बनता है, बदलता है। इसमें व्यक्तिगत उदाहरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, सोशल इन्फ्लुएंस होता है, पॉलिटिकल सिस्टम होता है, संविधान होता है, बहुत कुछ होता है। याद रखिएगा हम लोग विस्तार से इस पर बातचीत करेंगे। तीसरी यूनिट यानी आज की अंतिम यूनिट जिस पर हम बातचीत करने जा रहे हैं वो क्या है? तो तीसरी यूनिट है सिविल सेवा के लिए अभिरुचि तथा बुनियादी मूल्य, एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज। एप्टीट्यूड यानी कि एप्टीट्यूड क्या होता है बच्चों? एप्टीट्यूड का मतलब होता है अभिक्षमता, आपकी वर्तमान क्षमता को देखते हुए आपके भविष्य का आकलन कर लेना। यानी जैसे मेरी पढ़ाने की शैली को देख करके आप मेरा आकलन कर सकते हैं कि भविष्य में मैं आपके लिए किस प्रकार का अध्यापक साबित होऊंगा।
इसी को बोलते हैं एप्टीट्यूड, इसी को बोलते हैं बच्चों एप्टीट्यूड टेस्ट। बहुत इसके लिए एथिक्स उथिक्स नहीं सोचना चाहिए। ये क्या है? साइकोलॉजी का टॉपिक। लोग कहते हैं ना बच्चों, नीति शास्त्र फिलॉसफी है, नीति शास्त्र लोक प्रशासन है। पहली यूनिट के बाद दूसरी और तीसरी दोनों साइकोलॉजी के टॉपिक हैं। एनसीईआरटी उठा लीजिए 12th क्लास की मनोविज्ञान, और उसमें दोनों एक चैप्टर एटीट्यूड आप पूरा पाएंगे, एप्टीट्यूड थोड़ा सा पाएंगे। ये मनोविज्ञान का टॉपिक है, इसलिए इस प्रश्न पत्र के बारे में इतनी गलत जो है भावनाएं, इसीलिए मैंने कुछ, जिस बच्चे ने पूछा कि सर किताब, तो मैंने मना कर दिया, क्योंकि जब मार्केट में अंधाधुंध मतलब नेगेटिविटी फैलाई जा रही है कि ये फिलॉसफी है, ये लोक प्रशासन है, तो ऐसी परिस्थिति में मैं कैसे कह सकता हूं? मैंने कहा ना, पहले आपको प्रूफ करूंगा इस पेपर का असली कैरेक्टर ये है, लेकिन मुंह से बोल के नहीं, कंटेंट के द्वारा, कॉन्सेप्ट के द्वारा, याद रखिएगा। तो तब उसके बाद आप खुद ही अनुमान लगाएंगे कि आपको किताब खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। 150 शब्द में आपको आंसर लिखना होता है, इतना आपको क्लासेस में बता दिया जाएगा कि 150 शब्द में आप लिख सकते हैं। किताबों का बोझ लादने की बजाय जितना टाइम आप किताब पढ़ने में लगाएंगे, याद रखिएगा, उससे अधिक टाइम आप लिखने में लगाएंगे। मुख्य परीक्षा पढ़ना कम है, लिखना ज्यादा है। फिर से, मुख्य परीक्षा पढ़ना कम है, लिखना ज्यादा है, याद रखिएगा। क्लियर है? तो आप देख सकते हैं किस हिसाब से आप लोगों को चलने के लिए, याद रखिएगा, किस प्रकार से आपको चलना है। ये कौन है? @JJU क्या कह रहे हैं? सर अगर यूपी पीसीएस फोकस कर दे तो बहुत बहुत। बेटा मैं तो यूपी पीसीएस पर ही फोकस हूं, हमारे चैनल का नाम ही है लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम्स। यहां पर एक पंक्ति भी यूपीएससी की बात होनी नहीं है। ये टोटल यूपी पीसीएस को फोकस्ड चैनल है बच्चा, याद रखिएगा। क्लियर है? तो मस्त रहिए आप, और एनालिसिस ऐसे ही मिलेगा, हर विषय का मिलेगा। अब अभी इतिहास की आंसर राइटिंग कराने चल रहा हूं, मजा आएगा, आपको लगेगा क्या क्या सिखा रहा हूं। अभी आपको फ्लो चार्ट्स मिलेंगे, इंडिया का मैप मिलेगा, आप तहलका कर देंगे। घर में बैठ करके आप यूपी पीसीएस टॉप कर सकते हैं, याद रखिएगा। क्लियर है? तो सिविल सेवा के लिए अभिरुचि, बुनियादी मूल्य, तो देखिए क्या क्या पढ़ना है। अभिक्षमता तो समझ में आ गया, अभी की मतलब अभिक्षमता, ये तो समझ में आ गया। एप्टीट्यूड, और क्या होता है सीसेट का पेपर, क्या होता है सीसेट का पेपर जो आपका होता है, वह सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट ही होता है। सीसेट क्या है? आप घबराते हैं, कहते हैं फिलॉसफी, कहां फिलॉसफी? सीसेट ये क्या है? सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। तो एप्टीट्यूड का ही तो टेस्ट हो रहा है। सिविल सर्विसेज सेवा एप्टीट्यूड यानी अभिक्षमता, यानी सिविल सेवा में जाने के लिए आपकी अभिक्षमता क्या है, उसका टेस्ट यूपीएससी लेती है। कॉम्प्रिहेंशन देती है कि नहीं देती है? रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, कुछ मैथमेटिक्स देती है कि नहीं देती है? तो बस यार, एप्टीट्यूड क्या है? ये बच्चों आप टर्मिनोलॉजियों का चक्कर मत पालिए, बहुत आसान है ये विषय, लेकिन अगर आप बढ़िया से चलेंगे तब ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंटीग्रिटी। फिर क्या है? इंपार्शियलिटी एंड नॉन पार्टनरशिप, भेदभाव रहित तथा गैर तरफदारी, निष्पक्षता, ऑब्जेक्टिविटी, ये सब क्या है? बुनियादी मूल्य। सत्यनिष्ठा यानी किसी भी संगठन के प्रति ईमानदार रहना, मैं विस्तार से आप लोगों को बताऊंगा। सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, यानी सार्वजनिक सेवा। अगर आप आईएएस हैं, पीसीएस हैं, कुछ भी हैं, तो वहां समर्पित रहिए। समर्पित होने का मतलब करप्शन नहीं करना है और जरूरतमंदों तक सारी सुविधाएं पहुंचानी है। कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता, संवेदना, इंपैथी, टॉलरेंस एंड कंपेशन टुवर्ड्स द वीकर सेक्शंस, याद रखिएगा। तो ये हो गया आपका, यहां से आप चीजों को निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो ये क्या है? बुनियादी मूल्य हैं, इन्हीं पर प्रश्न पूछेगा, इन्हीं का आंसर करना है। देखिए क्वेश्चन पूछ लिया, लोक सेवा की पहचान समाज के कमजोर वर्गों के प्रति सहिष्णुता एवं करुणा पर आधारित होती है। यानी क्या कह रहा है कि ध्यान से, पब्लिक सर्विस इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ टॉलरेंस एंड कंपेशन टुवर्ड्स द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। एक्सप्लेन द वैल्यूज ऑफ द टॉलरेंस एंड कंपेशन इन दिस कंटेक्स्ट। इस संदर्भ में सहिष्णुता एवं करुणा के मूल्यों की व्याख्या कीजिए। याद रखिएगा। तो लोक सेवा की पहचान समाज के कमजोर वर्गों के प्रति सहिष्णुता एवं करुणा पर आधारित है। सहिष्णुता एवं करुणा पर। तो सहिष्णुता एवं करुणा बच्चों
यही पार्ट आया ना, कमजोर वर्गों के प्रति सहिष्णुता और संवेदना। तो यानी अगर मैंने सारी टर्मिनोलॉजी क्लियर कर दी तो आप आसानी के साथ इस टॉपिक को मतलब इस पूरे कोर्स को समझ पाएंगे। तो आज इथिक्स में इतना ही, मिलते हैं, याद रखिएगा। तो अब हम लोग मिलेंगे शाम को, याद रखिएगा, ठीक कितने बजे? शाम को ठीक 6 बजे। शाम को कितने बजे? ठीक 6 बजे अब हम मिलेंगे। जीएस प्रश्न पत्र 1 मैंने अभी का बनाया था, आपको शो कर रहा होगा, लेकिन मैं समझ गया बैक टू बैक, चूंकि लेक्चर की टाइमिंग बांध के तो हम चल नहीं सकते अध्यापक। तो ऐसे में क्या करना है कि अब हम लोग शाम को 6 बजे जीएस पेपर 1 आंसर राइटिंग हिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी आंसर राइटिंग। तो शाम को 6 बजे, यानी 2 विषय रोज आप पढ़ेंगे इस टाइम इथिक्स, और शाम को 6 बजे क्या? शाम को 6 बजे जीएस पेपर 1, 2, 3 ठीक रहेगा, जिसमें हम इतिहास स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अलावा प्लस प्लेटफॉर्म पे अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के साथ, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन आप ले, आपको क्या करना है? अनअकैडमी का एक लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, याद रखिएगा, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप, और उसके बाद आप एडमिशन ले सकते हैं। एसके लाइव कोड भूलना नहीं है। अगर आपको कोई भी और जानकारी चाहिए, क्योंकि मैं नया बैच लेकर के 2020 का जो प्रीलिम्स होगा, जो मेंस होगा, वह बैच मैं प्रारंभ कर रहा हूं, याद रखिएगा। बिल्कुल प्रीलिम्स और मेंस, 3 दिन प्रीलिम्स 3 दिन मेंस की क्लास वो मैं प्रारंभ कर रहा हूं। आप लोग जुड़ना चाहते हैं, और अगर आपको कोई भी जानकारी रिगार्डिंग यूपीपीसीएस, यूपीएससी के लिए कॉल मत करिएगा इस नंबर पे, यह केवल यूपीपीसीएस को समर्पित नंबर और चैनल है। आप इस नंबर 9818727926 पर, याद रखिएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम लिंक हमारा इसी नंबर से है, आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको सारे कंटेंट, ये जो भी मैं पढ़ाऊंगा, ये सारे कंटेंट वहां पर फ्री में आपको अवेलेबल होंगे, याद रखिएगा। एडमिशन के लिए आप कॉल कर सकते हैं, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के लिए इस नंबर पर जानकारी ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं शाम को 6 बजे। कुछ और आपके प्रश्न है? 2 मिनट का समय आपके पास है, मैं आपके प्रश्न चेक कर रहा हूं। चलिए, और कोई प्रश्न है बच्चों, पूछ सकते हैं मुझसे आप। अनूप सोनी मेरा कोई और प्रश्न बच्चों? एकता बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। अरे बेटा कुछ नहीं, खुश रहो खुश रहो। आनंद मोहन नमस्कार नमस्कार बच्चे। अनूप सोनी सर बीपीएससी के लिए भी, अनूप बेटे की जाएगी, हमारा एक चैनल आ ही रहा है, डेडिकेटेड चैनल है बीपीएससी के लिए, बिल्कुल प्लान है, आप चिंता ना करिए। और ठीक है स्वरूपा, ओके बेटे, गॉड ब्लेस एवरीवन। ठीक है, तो मेरे बच्चे लोग फटाफट चलो बताओ। चलो इसी बहाने सबका। राकेश चौरसिया प्रणाम बेटे, प्रणाम, खुश रहिए। ठीक है, उसके बाद शिवा सिंह 2021 यूपीपीसीएस के लिए करना चाहते हैं बेटे, बस आ जाओ शिवा, प्लस प्लेटफॉर्म पे हमारे अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के साथ आ जाओ। बस स्टार्ट हो रहा है, कल परसों से बैच स्टार्ट हो रहा है। विवेक सर बहुत अच्छा सर जी, इथिक्स टफ लगता था। अच्छा, एक ही क्लास में विवेक इजी लगने लगा, बहुत अच्छे बेटे, अभी और इजी करूंगा, पानी कर दूंगा बिल्कुल। रेशमा सर 2020 भारत, अरे बेटा यूपीएससी वाले क्वेश्चन यूपीएससी वाले चैनल पे, यहां पर केवल यूपीपीसीएस, मैं पहले कह रहा हूं, कोई क्वेश्चन किसी का नहीं लूंगा। अनूप थैंक्स सर जी, गॉड ब्लेस बेटा, गॉड ब्लेस। विवेक यादव अब लग रहा है जीएस राइटिंग भी सही हो जाएगी। 100% बच्चे, प्रॉमिस है, सही नहीं होगी, एक्सेलेंट हो जाएगी। शिवा सिंह क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए बेटे? मैं स्ट्रेटजी की क्लास ये मेरे प्लान में है। आप लोग प्लीज संडे का इंतजार करिए, सबको अभी से आमंत्रित करो। संडे को 2020 प्रीलिम्स और मेंस की पूरी स्ट्रेटजी, याद रखिएगा, एक विस्तृत क्लास लाइव रहूंगा, ओपन सेमिनार रहेगा, टाइम बता दे रहा हूं, याद रखिएगा। संडे को आप सर्च करते रहिएगा। श्रेया पांडे, गॉड ब्लेस बेटा, थैंक यू, गॉड ब्लेस बच्चे, गॉड ब्लेस। स्वरूपा ओके बेटा, आभारी होने की जरूरत नहीं, मेहनत हम लोग कर रहे हैं, आप लोग भी मेहनत करिए। विवेक यादव सर आपका यूपीएससी अनअकैडमी देखता हूं, आपको जानता हूं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। अच्छा चल बेटा, शाबाश। अभी अब पीसीएस, अब यहां सारी बातें पीसीएस की। ठीक है, बहुत बढ़िया, यूपीपीसीएस की क्लास ले सकते हैं। हाँ एकता, बिल्कुल यूपीपीसीएस के लिए ही यह चैनल है। प्लस पर हमारा
जैसे जब आप ऐप डाउनलोड करोगे अनअकैडमी लर्निंग ऐप, तो उसमें पूछता है, उसमें क्या पूछता है, उसमें पूछता है कि आप आईएएस में लेना चाहते हैं, मतलब यूपीएससी सीएससी लिखा होता है, और उसके बाद सारी कैटेगरीज होती हैं। तो आप यूपी एग्जाम्स वहां ऐसे लिखा होगा, तो आप यूपी एग्जाम पे क्लिक कर दीजिएगा, बस और कुछ नहीं करना। हालांकि मैं कल आप लोगों को एक इस पर छोटा सा एक वो भी बना दूंगा कैसे एडमिशन करना है, कल मैं आप लोगों को, या शाम को 6 बजे। सर प्लस के यूपीपीसीएस डिटेल्स का एक वीडियो, ठीक है बेटा, शाम को आपको मिलेगा क्या क्या मैं वहां कराने वाला हूं। विवेक यादव प्लस ज्वाइन करूंगा मैं आपका यूपीपीसीएस के लिए। आ जाओ बेटे, आ जाओ, इसमें ज्वाइन क्या करोगे, फीस इतनी कम है, सोचना ही नहीं चाहिए। अब बेटा राकेश, यूपीएससी की बात यहां पे नहीं है, ठीक है ना। चलो बेटा, तो चलो आप लोगों के क्वेश्चन हो गए, और शाम को 6 बजे मिल रहे हैं हम लोग, शाम को ठीक 6 बजे आंसर राइटिंग विद सिलेबस एनालिसिस जीएस पेपर 1 फॉर 20 अप्रैल, और जो बेसिक्स बच्चे हैं वो भी जानने के लिए याद रखिएगा। और एक स्ट्रेटजिकल वीडियो वो भी लेकर के आ रहा हूं, याद रखिएगा, स्ट्रेटजिकल वीडियो। लेकिन अभी थोड़ा सा आंसर राइटिंग कराऊं, जिससे जो लोग 20 अप्रैल को मुख्य परीक्षा लिख रहे हैं उनको थोड़ी मदद मिल जाए। मिलते हैं बच्चों छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, ऊर्जावान रहिए, और एनर्जी याद रखिएगा, इस पूरी पृथ्वी पर सबसे ताकतवर चीज कोई पूछे तो एनर्जी है। एनर्जी मेंटेन रखिए, ऑनेस्ट रहिए, बी ऑनेस्ट, नेगेटिविटी से दूर रहिए। अगर कोई नेगेटिव आदमी आए उससे 10 किलोमीटर दूर चले जाइए। नेगेटिविटी से अगर आप दूर हैं, बुरे लोगों से दूर हैं, याद रखिएगा आपकी सफलता, चूंकि डिस्ट्रैक्शन आएगा आप रिएक्शन करेंगे। डिस्ट्रैक्शन रिएक्शन में एक रिलेशन होता है। डिस्ट्रैक्शन गुरुत्वाकर्षण है, रिएक्ट करते हैं आप, खींचता है आपको अपनी तरफ, और उसके कारण से असफलता के साथ आपका संबंध हो जाता है। बी पॉजिटिव। मिलते हैं शाम को 6 बजे नए सेशन में, एक नई ऊर्जा, एक नई उम्मीद, एक नई आकांक्षा और एक नए स्वप्न के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, लेट्स क्रैक इट।